हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह रीट 2020 में आज आपका पुनः स्वागत। पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रीट के सिलेबस को लेकर। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम सीडीपी जो हमारा पोर्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके यूनिट 1 को किन किन चरणों में पढ़ेंगे, किन किन स्टेप में उसको डिलीवर करेंगे और फिर आगे अपन चलते हैं। तो एक बार देखिए, आप पूरे यूनिट 1 को मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ लगभग 10 स्टेप्स बनाए हुए हैं। हर एक स्टेप के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उससे रिलेटेड। तो हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास क्या है इसके बारे में। उसके बाद हम जानेंगे बाल विकास का विकास क्रम, कि कैसे बाल विकास मनोविज्ञान से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बना। उसके बाद हम जानेंगे विकास का अर्थ और परिभाषाएं, फिर वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, फिर विकास के सिद्धांत, नियम या विकास की प्रकृति। एक हमारा पहला ये स्टेप रहेगा। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उसकी एक टेस्ट योर सेल्फ यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे दोस्तों विकास की अवस्थाओं पर। विकास की अवस्थाओं को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन हम हर लोग की अवस्थाओं को लेकर डिटेल से समझेंगे। तो हर लोग की अवस्थाओं में हम सारी अवस्थाओं की बात करेंगे, अन्य व्यक्तियों की अवस्थाओं की भी बात करेंगे। अवस्थाओं के बाद हम आगे चलेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के उपनाम। उसके बाद हम आगे बात करेंगे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के महत्वपूर्ण कथन और उन अवस्थाओं पर दी गई विभिन्न व्यक्तियों की परिभाषाएं। ये सारा होने के बाद हम यहाँ पर फिर से एक टेस्ट रखेंगे। उसमें इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब पर विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से बनता है। उसके बाद हम और आगे चलेंगे तीसरे स्टेप में। तो यहाँ पर विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष हैं, वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। उसमें हम सारे जो पक्ष हैं उनको सेपरेट समझेंगे दोस्तों। जैसा कि पहला है बालक का शारीरिक विकास, बालक का गामक विकास। ये दोनों के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिर यहाँ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगला बालक का मानसिक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीन पियाजे के अनुसार है, और अन्य कुछ मनोवैज्ञानिक जिनके सिद्धांत हैं उन सबको समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक टेस्ट रखेंगे यहाँ पर। अगला विकास बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जिसको लेकर एरिक्सन की थ्योरी है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी है और ब्रॉनफेन-ब्रेनर की भी थ्योरी है। इन सारी थ्योरीज को समझेंगे क्योंकि इन थ्योरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आजकल सीधे क्वेश्चन पूछने के बजाय इंटेंट वाले क्वेश्चन, समझ वाले क्वेश्चन पूछते हैं जो बेस्ड होते हैं इन थ्योरीज के ऊपर। तो ये सारा समझने के बाद जितने भी सामाजिक विकास से लेके क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उनका हम एक टेस्ट यहाँ पर रखेंगे, उनके ऊपर विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आएगा बालक का नैतिक विकास, और नैतिक विकास जिसमें कोहलबर्ग का है, जीन पियाजे का है। उसके बाद हम आगे चलेंगे बालक का संवेगात्मक विकास, और संवेगात्मक विकास के साथ साथ मैकडूगल के द्वारा दी गई मूल प्रवृत्तियां और उन सब बेसिक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियों से बनने वाले इमोशंस के बारे में समझेंगे, और भी सिद्धांत जो है वो यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद फिर एक इमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे बालक का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि हमारे सिगमंड फ्राइड का है। साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको एनालिसिस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इसको यहीं पर इसके साथ ही अध्ययन करेंगे दोस्तों। सिगमंड फ्राइड ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, ये भी यहीं पर जानेंगे। और इसके साथ साथ पीछे के जो व्यक्ति हैं उनकी थ्योरी के साथ कंपेरिजन करके भी यहाँ पर हम समझेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम फिर एनालिसिस करेंगे। आगे चलेंगे तो बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास को लेकर वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की और भी कुछ जीन पियाजे वगैरह मनोवैज्ञानिकों ने बालक में भाषा का कैसे विकास होता है और इन मनोवैज्ञानिकों की भाषाई विकास को लेकर क्या क्या मत हैं, उन सबको यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, जो परिवार और स्कूल्स के रेफरेंस में, उसके अलावा सारे तत्वों की बात करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे जहाँ बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है, कैसे दोनों चीज़ें मिलकर बालक के विकास को तय करती हैं, ये सारा जानेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ से एक हम टेस्ट रखेंगे।
तो आपने देखा यूनिट 1 जो सबसे लेंदी यूनिट है और सबसे रिच यूनिट्स हैं, इसको हमने लगभग 10 छोटे छोटे सब यूनिट्स में बांटा हुआ है। हर एक यूनिट पे डिस्कशन करने के बाद उस यूनिट से एनालिसिस करेंगे, अब तक पूछे गए क्वेश्चंस को समझेंगे और जानेंगे। मुझे लगता है इतना सारा हो जाने के बाद यहाँ से कोई चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो हमारी समझ से परे होंगी। और उसके बाद जब यूनिट 1 पूरी हम बाइंड अप कर लेंगे तो यूनिट 1 पर बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास, वो हम सोल्व करेंगे, साथ में भी करते चलेंगे जो पूछे गए हैं। उसके बाद अन्य क्वेश्चंस जो बनाए हुए हैं, संभावित क्वेश्चंस जो हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। तो इस तरह से यूनिट 1 हमारी पूरी करेंगे। ये हमारे यूनिट 1 की स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, शुरू करते हैं यूनिट 1 किस तरीके से काम करेगी। तो यूनिट 1 जो हमारे बाल विकास को लेकर है, पहले हम जानेंगे बाल विकास का प्रारंभ कहां से हुआ, बाल विकास किस विषय के साथ जुड़ा हुआ था, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो दोस्तों सबसे पहले बाल विकास, बाल विकास हम इंग्लिश में कहते हैं इसको दोस्तों, इसको चाइल्ड डेवलपमेंट। पीछे हमने डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पर चाइल्ड का मतलब क्या है और डेवलपमेंट का मतलब क्या है। बाल विकास में सबसे पहले बाल विकास के प्रारंभ को समझते हैं कि बाल विकास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, प्रारंभ को लेकर क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स बाल विकास के प्रारंभ की बात करें तो बाल विकास का प्रारंभ या बाल विकास की शुरुआत मनोविज्ञान से हुई है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान ईसा पूर्व से शुरू होने वाले दर्शन का अध्ययन आगे चल के दर्शन की शाखा के रूप में 16वीं शताब्दी में अरस्तु के द्वारा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय बना। और मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी से आगे लगातार विकसित होता गया और इसके अर्थों में कई सारे बदलाव आते चले गए। पहले यह आत्मा का अध्ययन माना गया, फिर आगे मन और मस्तिष्क का अध्ययन माना गया, फिर चेतना का अध्ययन, और उसके बाद आगे चल के व्यवहार का अध्ययन, अभी व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन मनोविज्ञान माना जाता है। दोस्तों इस मनोविज्ञान के अध्ययन के साथ साथ इस मनोविज्ञान का अध्ययन अलग अलग क्षेत्रों में भी हो रहा था। जैसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान, जिसमें व्यवहार का अध्ययन हो रहा है वर्तमान में, पहले चेतना का, उससे पहले मन मस्तिष्क, उससे पहले आत्मा का। तो जब मनोविज्ञान में ये अर्थ थे, मनोविज्ञान का इन क्षेत्रों में अध्ययन हो रहा था, उसी दौरान अलग अलग क्षेत्रों में भी अध्ययन शुरू हुआ। जैसे 17वीं शताब्दी में एक अध्ययन प्रारंभ हुआ बालक को लेकर, जो धीरे धीरे आगे 18वीं 19वीं शताब्दी में विकसित होता चला गया। और ये बालक को लेकर जो अध्ययन शुरू हुआ मनोविज्ञान के साथ ही, ये जब एक बड़े रूप में आ गया दोस्तों, तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में आगे चल के यही बालक के ऊपर होने वाला अध्ययन मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान बन गया। तो मनोविज्ञान से आगे विकसित होकर बना बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। फ्रेंड्स बाल मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान जो है वो प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन होता है। किसके व्यवहार का अध्ययन? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। समस्त प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है या जिस विषय में किया जाता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। और प्राणियों के व्यवहार में ही आगे चल के जब बालक के व्यवहार का अध्ययन होने लगा तो यह बना बाल मनोविज्ञान। और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर बालक के व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। तो बालक के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया गया वह शाखा बनी बाल मनोविज्ञान। अब ये बालक के व्यवहार पर जो अध्ययन हो रहा था, यह अध्ययन थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है और बालक के व्यवहार के अध्ययन के साथ बालक के व्यवहार को ठीक से समझने के लिए बालक के विकास का भी अध्ययन शुरू हो जाता है। दोस्तों बालक के विकास का अध्ययन जब बालक के व्यवहार के साथ में किया जाता है तो यह अध्ययन थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। और बालक का व्यवहार के साथ बालक के विकास का अध्ययन जब होने लगता है तो यही बाल मनोविज्ञान आगे चल के बाल विकास बन जाता है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों यहाँ पर चेंज क्या आ गया, फर्क क्या आ गया? यहाँ पर बालक के व्यवहार के साथ बालक के विकास का भी अध्ययन हो रहा है।
बालक के व्यवहार के साथ बालक के विकास का भी अध्ययन हो रहा है। अब यहां थोड़ी समझने की बात है। देखो दोस्तों, प्रारंभ कहां से हुआ? मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में क्या विकसित हुआ? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में जब बालक का विकास भी शामिल हुआ तो आगे चल के 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में क्या बन गया? बाल विकास बन गया। इस प्रकार हमारा बाल विकास प्रारंभ होता है दोस्तों, और हमारे साथ आगे लगातार डेवलप हो रहा है। अगर बाल विकास के विकास की बात करें तो बाल विकास 19वीं सेंचुरी में 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान से अलग हो चुका था और स्वतंत्र बाल विकास बन गया था। और 20वीं शताब्दी में लगातार बाल विकास पर इतने अध्ययन किए गए कि क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, क्योंकि यह अध्ययन काफी बड़े पैमाने पे चला गया था, बड़े लेवल पे इसका अध्ययन किया जा रहा था दोस्तों। चलिए एक बार फिर से देखते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या डिफरेंस है। अगर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में डिफरेंस की बात करें तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान से ही बाल विकास बना है। फिर भी क्योंकि बाल मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके व्यवहार का अध्ययन? बालक के व्यवहार का अध्ययन। और दोस्तों, व्यवहार की बात जहां आती है तो व्यवहार जन्म के बाद शुरू होता है, जन्म के बाद शुरू होता है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बढ़ते हुए प्राणी के या बढ़ते हुए मानव के विकास का अध्ययन है। जेम्स ड्रेवर ऐसा कहते हैं दोस्तों। अगर हम बाल विकास की बात करें तो विकास क्योंकि बालक में प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है, बालक के जीवन प्रारंभ करने से ही शुरू हो जाता है, तो मैं यहाँ यह कह सकता हूँ कि बालक जब गर्भावस्था में होता है तो गर्भावस्था में ही विकास शुरू हो जाता है। इसीलिए यह बाल विकास बालक में जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर आगे किशोरावस्था तक या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है। तो अगर माइनर डिफरेंस समझा जाए तो बाल मनोविज्ञान जो है वो जन्म के बाद से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन है, और बाल विकास की बात करें तो गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन है दोस्तों। लेकिन ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बाल मनोविज्ञान से ही बाल विकास बना है। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे बाल विकास वर्तमान में मनोविज्ञान, उसके बाद बाल मनोविज्ञान और आगे बाल विकास के रूप में विकसित हुआ है, इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों। अब एक बार हम फिर से समझते हैं कि कैसे बाल विकास मनोविज्ञान के साथ संबंध रखता है। मनोविज्ञान वर्तमान में बहुत बड़े अध्ययन का क्षेत्र है, जहां प्राणियों के व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन किया जा रहा है, मेंटल प्रोसेस को समझा जा रहा है। परा मनोविज्ञान है जहां पर ऐसी अनसुलझी रहस्यों को और जटिलताओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में पूरी दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। और क्योंकि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव या मानव का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसका प्रारंभिक पार्ट। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान का भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रारंभिक पार्ट, अर्थात जब वो बालक था। और बालक क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने किसी बड़े वयस्क का अध्ययन किया, किशोर का अध्ययन किया, तो अब उसके व्यवहार में कोई चेंजेस आ गए हैं या उसके व्यवहार में कुछ गलत चीजें विकसित हो गई है, तो अब उन्हें इरेज कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमने बालक के व्यवहार का अध्ययन किया, बालक में बन रही मानसिक प्रक्रियाओं का, संक्रियाओं का अध्ययन किया, तो यहां हमारा इरेज करने वाला कॉन्सेप्ट काम कर सकता है कि बालक में बनने वाली संक्रियाओं को हम सही दिशा दे सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर किसी ठीक से मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रौढ़ को विकसित करना है, मनोवैज्ञानिक तरीके से किशोर को बनाना है, मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी मानव को ठीक से विकसित करना है, तो काम कहाँ करना पड़ेगा? बालक के साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मनोविज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है या मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो है वो बाल विकास है। तो हमने बाल विकास के प्रारंभ को जाना, बाल विकास के परिचय को जाना। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स कि बाल विकास जो है, बाल विकास का विकास क्रम कैसे हुआ, प्रारंभ में मनोविज्ञान से अलग होकर या मनोविज्ञान के साथ विकसित हुआ। तो प्रारंभ की अगर बात करें दोस्तों, बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान का विकास क्रम। बाल मनोविज्ञान का विकास क्रम। बाल मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें फ्रेंड्स,
तो बाल मनोविज्ञान का विकास क्रम सबसे पहले माना जाता है 17वीं शताब्दी से, 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में 1628 में रोम के एक दर्शन शास्त्री हुए जिनका नाम है कोमेनियस ने बालक के ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा अध्ययन किया और उस अध्ययन में जो विवरण उन्होंने लिखे, जो निबंध उन्होंने लिखे, उसका एक कलेक्शन बनाया, संग्रह बनाया, जिसे कहा गया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। दोस्तों से कहा गया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी। सत्रहवीं शताब्दी में कोमेनियस के अलावा कोई बड़ा काम किसी व्यक्ति ने नहीं किया इस क्षेत्र में। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो फिर आती है दोस्तों 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान पर काफी कुछ काम हुआ। और 18वीं शताब्दी में कई व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उसमें से पहला नाम आता है पेस्टालॉजी का। पेस्टालॉजी, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। एक और नाम आता है दोस्तों थॉमस होब का। एक और नाम आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक। पेस्टालॉजी, थॉमस होब और जॉन लॉक, इन लोगों ने 18वीं शताब्दी में बालक के ऊपर कुछ अध्ययन किया। यूं कहें कि बालक के अध्ययन पर 18वीं शताब्दी में इन व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनमें से जो पेस्टालॉजी है, इन्होंने 1774 में 1774 में इनका एक बालक था, किसका? पेस्टालॉजी का। पेस्टालॉजी ने 1774 में अपने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया। और वह जो अध्ययन था फ्रेंड्स, वो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। बेबी बायोग्राफी। पेस्टालॉजी का अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पर जो अध्ययन था वो बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। और यह बेबी बायोग्राफी पर आधारित पेस्टालॉजी का अपने स्वयं के बालक के ऊपर होने वाला अध्ययन मनोविज्ञान में एक बालक पर होने वाला प्रथम वैज्ञानिक विवरण था फ्रेंड्स। प्रथम वैज्ञानिक विवरण। अब तक जो बालक पर अध्ययन हो रहे थे उनके विवरण सिस्टमेटिक नहीं थे, वैज्ञानिक तरीके से नहीं थे। लेकिन पेस्टालॉजी ने अपने स्वयं के 3.5 साल के बालक पर जो अध्ययन किया ये सिस्टमेटिक थे, वैज्ञानिक तरीके से थे, इसीलिए प्रथम वैज्ञानिक विवरण इसको कहा जाता है दोस्तों। और ये किस पे किए थे इन्होंने? पेस्टालॉजी का स्वयं का ही 3.5 वर्षीय बालक था और वो बेबी बायोग्राफी पे आधारित था ये अध्ययन। बेबी यानी छोटा बच्चा जिसका सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है, बायोग्राफी यानी उसके जीवन पर आधारित तथ्य या जानकारियाँ। इसके साथ साथ 18वीं शताब्दी में ही एक और व्यक्ति हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान के प्रारंभिक अध्ययन में दोस्तों, और वो हैं टाइडमैन। तो 1787 में जर्मन चिकित्सक हैं, जर्मन चिकित्सक जिनका नाम है टाइडमैन। जर्मन चिकित्सक टाइडमैन ने इनके स्वयं के बालक के शारीरिक
1787 में जर्मनी के चिकित्सक टाइडमैन ने इनके स्वयं के बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के विवरण दिए, या इन्होंने अपने बालक के ऊपर अध्ययन किया और वो लोगों के लिए इन्होंने प्रकाशित करवाए। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में यह जो अध्ययन था, यह पेस्टालॉजी थॉमस होब और जॉन लॉक के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से विकसित किया गया। 1774 में पेस्टालॉजी ने अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पर जो अध्ययन किया, यह बेबी बायोग्राफी पर आधारित था और यह अब तक का पहला वैज्ञानिक विवरण था जो किसी बालक के बारे में बात करता था। इसी के साथ 1787 में जर्मन चिकित्सक टाइडमैन ने भी अपने स्वयं के ही बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के विवरणों को प्रस्तुत किया। अब दोस्तों इसके बाद आगे हम चलते हैं तो 18वीं शताब्दी के बाद आता है 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी। और दोस्तों यह 19वीं शताब्दी बालक के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुए हैं अमेरिका में जिनका नाम है दोस्तों स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल, अमेरिका के स्टैनली हॉल ने 1893 में बालक के ऊपर अध्ययन शुरू किए और यह अध्ययन बाल अध्ययन के आंदोलन के नाम से अमेरिका में प्रसिद्ध हुए। इन्हें कहा गया बाल अध्ययन आंदोलन। दोस्तों यहां आंदोलन का अर्थ भगत सिंह वाला आंदोलन नहीं है। आंदोलन का मतलब है व्यापक तरीके, व्यापक लेवल पे बाल के ऊपर अध्ययन होना। 19th सेंचुरी में आके मनोविज्ञान के साथ बालक का अध्ययन जहां हो रहा था, बाल मनोविज्ञान, यह अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे फला फूला। अमेरिका में यह अध्ययन इतने बड़े पैमाने पे होने लगा कि इसे स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन भी कहा। और स्टैनली हॉल ने इस बालक के ऊपर अध्ययन को इतने बड़े लेवल पे शुरू किया कि आगे चल के स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन से संबंधित 2 संस्थाओं की स्थापना की दोस्तों। तो स्टैनली हॉल ने आगे चल के 2 संस्थाएं बनाई। इनमें से पहली संस्था थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और फ्रेंड्स दूसरी संस्था का नाम था चाइल्ड पहली संस्था थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी संस्था थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन 2 संस्थाओं के माध्यम से स्टैनली हॉल ने अमेरिका में 19वीं शताब्दी में बालक के अध्ययन को बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े लेवल पे विकसित किया फ्रेंड्स। इसके साथ साथ स्टैनली हॉल ने इन संस्थाओं के अतिरिक्त एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया दोस्तों। और यह पत्रिका जो है स्टैनली हॉल ने एक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इस पत्रिका का नाम था पेडागोजिकल सेमिनरी। पत्रिका का नाम था पेडागोजिकल सेमिनरी। इस पेडागोजिकल सेमिनरी में स्टैनली हॉल ने बालक के अध्ययन पर जो विवरण दिए थे, बालक के अध्ययन से संबंधित जो भी चीजें होती थी, इस पत्रिका के माध्यम से वो पूरे अमेरिका में उसको पहुंचाते थे। इसके साथ साथ स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन पर या बालक के विकास पर एक पुस्तक भी लिखी दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम था एडोलसेंस। पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स एडोलसेंस। एडोलसेंस बुक में स्टैनली हॉल ने बालक के ऊपर काफी कुछ लिखा हुआ है और किशोर पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पुस्तक के माध्यम से स्टैनली हॉल ने बालक के विकास के अध्ययन को एक नया आयाम दिया और बड़े पैमाने पर सब तक अपने विचारों को पहुंचाया दोस्तों। क्योंकि स्टैनली हॉल ने 19th सेंचुरी में
बालक के ऊपर चलने वाले अध्ययन को एक बड़े पैमाने पे किया, आंदोलन के रूप में इसको पूरे अमेरिका में पहुंचाया, अमेरिका के आसपास पहुंचाया और आगे चल के इस अध्ययन को और स्थायी रूप देने के लिए 2 संस्थाएं भी बनाई, एक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया, इसके ऊपर बुक भी लिखी। इतने सारा काम अकेले स्टैनली हॉल ने किया बालक के विकास को लेकर, बालक के अध्ययन को लेकर। इसीलिए दोस्तों स्टैनली हॉल को बाल विकास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमारे स्टैनली हॉल क्या हो गए? बाल विकास के जनक भी हो गए। तो स्टैनली हॉल को बाल विकास के जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टैनली हॉल ने बाल विकास के ऊपर इतने सारे काम किए दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा बाल विकास लगातार 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक एक क्रम के रूप में विकसित होता है दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं पूरी चीज को। बाल विकास का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों मनोविज्ञान की शाखा बाल मनोविज्ञान से, और बाल मनोविज्ञान जब विकसित हुआ उसी दौरान 17वीं शताब्दी में रोम के कोमेनियस ने, जो दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले बालक के ऊपर अध्ययन किया, थोड़ा बहुत अध्ययन किया और अपने अध्ययन को एक कलेक्शन के रूप में प्रकाशित किया और उसे कहा जाता है स्कूल ऑफ इन्फेंसी। तो कई जगह आप पढ़ेंगे स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की कोमेनियस ने। यह बालक के अध्ययन के ऊपर पहला काम था। उसके बाद 17वीं शताब्दी में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। फिर आती है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में बालक के अध्ययन पर कुछ हद तक काम हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी पेस्टालॉजी की। दूसरे व्यक्ति हैं थॉमस होब, तीसरे व्यक्ति हैं जॉन लॉक। दोस्तों पेस्टालॉजी ने बालक के अध्ययन के साथ साथ, बालक के विकास के साथ साथ सीखने के लिए भी 3H दिए हैं। उसको पेस्टालॉजी का S3 भी कहा जाता है। S3 से यहां पर मीन है, आगे पढ़ेंगे अपन, अभी सिर्फ जान लीजिए हैंड्स, हेड और हार्ट। पेस्टालॉजी का कहना था कि इन तीनों चीजों के माध्यम से सीखा जाता है। और एक और व्यक्ति जो जॉन लॉक जिसकी बात करते हैं दोस्तों, ये जॉन लॉक ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटिश दर्शन शास्त्री और साइकोलॉजिस्ट हैं। जॉन लॉक ने बालक को एक खाली स्लेट के रूप में माना था, और इस खाली स्लेट के रूप में मानने के लिए बालक ने इसके लिए एक वर्ड दिया था जॉन लॉक ने, जिसे कहा जाता है तबुला रासा। तबुला रासा एक लैटिन शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है खाली स्लेट। तो जॉन लॉक ने इसको, बालक को तबुला रासा कहा था। जॉन लॉक का कहना था कि बालक जब पैदा होता है तो खाली स्लेट की तरह से होता है, उसमें कोई संरचनाएं, कोई मानसिक क्षमताएं नहीं होती हैं। तो 18वीं शताब्दी में 2-3 व्यक्तियों का योगदान रहा दोस्तों। पहला पेस्टालॉजी, दूसरा थॉमस होब, तीसरा जॉन लॉक। इसमें जो पेस्टालॉजी है इनका महत्वपूर्ण योगदान क्यों माना जाता है? क्योंकि पेस्टालॉजी ने 1774 में अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया, और यह 3.5 वर्षीय बालक का जो अध्ययन था दोस्तों, यह बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। और यह क्योंकि पहली बार सिस्टमेटिक विवरण था, इसीलिए इसको बालक के विकास को लेकर प्रथम वैज्ञानिक विवरण भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में ही जर्मन के चिकित्सक जिनका नाम है टाइडमैन ने भी स्वयं के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया, और वह उनके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन था दोस्तों। इस प्रकार 17वीं और 18वीं शताब्दी में हमारे बालक पर जो अध्ययन है वो आगे बढ़ते हैं, और ये मनोविज्ञान के अंदर ही चल रहा है। मनोविज्ञान की बाल मनोविज्ञान शाखा के साथ चल रहा है। और अब आती है दोस्तों 19वीं शताब्दी। तो हमने रिसेंटली जाना कि 19वीं सेंचुरी में सबसे बड़ा काम कहां पर होता है? अमेरिका में। और यहां पर व्यक्ति कौन है? स्टैनली हॉल। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैनली हॉल को लेकर, तो आपको याद रखना है स्टैनली हॉल कहां के हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं। 1893 में इन्होंने बालक पर जो अध्ययन किए बड़े पैमाने पे, उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें कहा गया बाल अध्ययन आंदोलन। क्या कहा गया? बाल अध्ययन आंदोलन कहा गया। स्टैनली हॉल ने बालक के अध्ययन से संबंधित 2 संस्थाओं की भी स्थापना की। संस्थाओं में पहली संस्था है फ्रेंड्स चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी संस्था का नाम है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों संस्थाओं पर उन्होंने काफी काम किया और बालक के अध्ययन को लगातार आगे बढ़ाया। अपने अध्ययन को सब लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पत्रिका भी शुरू की। तो बताओ कौन सा नाम था पत्रिका का?
यस, पेडागोजिकल सेमिनरी। यहां देखिए पत्रिका का नाम था दोस्तों पेडागोजिकल सेमिनरी। इस पत्रिका से स्टैनली हॉल का बालकों पर जो अध्ययन था वो सब जगह पहुंचने लगा और आगे चल के स्टैनली हॉल ने एक बुक भी लिखी थी। तो बताओ क्या नाम था बुक का? यस, अडोलसेंस। बुक का नाम था दोस्तों अडोलसेंस। अडोलसेंस जो है किशोर को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, जो एडोसियर से बना हुआ शब्द है। अडोलसेंस में उन्होंने बालक के ऊपर काफी कुछ लिखा और किशोर के ऊपर काफी कुछ लिखा। और किशोरों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टैनली हॉल की, क्योंकि स्टैनली हॉल ने इतना सारा काम किया बालक के ऊपर दोस्तों, इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे बाल विकास लगातार आगे बढ़ता चला गया और 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र शाखा के रूप में बड़े लेवल पे स्थापित हो गया और आगे 20वीं शताब्दी में इतना बड़ा अध्ययन हुआ कि बालक ने इसको बालकों की शताब्दी भी कह दिया। क्रो एंड क्रो ने इसको बालकों की शताब्दी ही कह दिया दोस्तों। हम बाल विकास के अध्ययन की अगर ब्रिटेन में बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन में यह अध्ययन जेम्स सली के द्वारा किया गया। जेम्स सली, और जेम्स सली ने बालकों के ऊपर एक संस्था की स्थापना की और उस संस्था का नाम था ब्रिटिश एसोसिएशन दोस्तों। ब्रिटेन में इस अध्ययन को जेम्स सली ने प्रारंभ किया और वहां जेम्स सली ने एक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का नाम था फ्रेंड्स ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी। और इस प्रकार ब्रिटेन में भी अमेरिका के साथ यह अध्ययन आगे बढ़ने लगा। और इन सब के साथ साथ अमेरिका में 1887 में प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई दोस्तों। प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई। बाल गृह से यहां पर तात्पर्य है बाल सुधार गृह। जब छोटा बालक कोई अपराध कर देता है तो उसको ठीक करने के लिए जहां रखा जाता है वो बाल सुधार गृह कहलाता है। तो 1887 में अमेरिका में पहली बार बाल सुधार गृह की स्थापना हुई दोस्तों। और आगे चलें, अगर इसी अध्ययन को हम भारत में बात करें फ्रेंड्स, तो भारत में यह अध्ययन 1930 में होता है। भारत में बाल विकास से संबंधित अध्ययन 1930 में होता है और यहां पर इस अध्ययन को करने इसका श्रेय जाता है ताराबाई को। ताराबाई ने यहां पर भारत में 1930 में बाल विकास से संबंधित अध्ययन शुरू किया था। उसके अलावा गुजरात में बघेला साहब ने भी बालक के विकास से संबंधित एक प्रारंभिक स्कूल की स्थापना की थी। इस प्रकार भारत में भी यह अध्ययन लगातार आगे बढ़ा और यह दोस्तों हमने अब तक जाना कि बाल विकास किस तरीके से 17वीं शताब्दी से लगातार आगे बढ़ता चला गया। अब दोस्तों हम आगे जो हमने अब तक जाना है उन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करते हैं और इसके साथ कुछ मनोविज्ञान की परिभाषाओं को समझते हैं, कुछ बाल विकास से संबंधित पुस्तकों को समझते हैं। तो एक बार आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास का प्रारंभ एवं परिचय। हमने अब तक जो जाना, जो समझा, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक से फिर से समझते हैं। यहां सबसे पहले मनोविज्ञान की शाखा के रूप में एक बालक के व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ हुआ जिसे कहा गया बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान कहा गया दोस्तों। यही बाल मनोविज्ञान आगे चल के 17वीं शताब्दी में इस पर तेजी से अध्ययन होता है और यह 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी में चल के एक स्वतंत्र शाखा बन जाता है जो अब क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है दोस्तों। उसके बाद
बाल विकास में बालक के जीवन प्रारंभ करने से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको बताया। और इसमें बालक के विकास के सभी आयामों का अध्ययन किया जाता है। अब समझते हैं दोस्तों बालक के विकास का विकासक्रम, बाल विकास का विकासक्रम की कैसे बाल विकास लगातार 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में बढ़ा। 17वीं शताब्दी में रोम के दार्शनिक कोमेनियस ने बालक के अध्ययन को लेकर एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, जो 1628 में 6 वर्ष के बालकों पर शिक्षा के ऊपर लिखे गए कुछ निबंध थे, उनका कलेक्शन था। 18वीं शताब्दी में जॉन लोक, थॉमस पेस्टालोजी, इन सब ने बालक के विकास के अध्ययन पर बहुत बल दिया। 1774 में पेस्टालोजी ने अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय बालक पर बेबी बायोग्राफी पर आधारित विवरण प्रस्तुत किए, जो प्रथम वैज्ञानिक विवरण थे बालक के अध्ययन को लेकर। 1787 में जर्मन के चिकित्सक टाइडमैन ने भी अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विवरण प्रस्तुत किए दोस्तों। और उसके बाद आता है हमारा 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में अमेरिका के स्टैनली हॉल ने 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन चलाए, जो आगे चलकर स्टैनली हॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन थे, बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन था। और इन अध्ययनों के कारण स्टैनली हॉल को बाल विकास के पितामह भी कहा गया। और आगे चलते हैं तो स्टैनली हॉल ने बाल विकास से संबंधित 2 संस्थाएं बनाई दोस्तों। पहली संस्था का नाम चाइल्ड स्टडी सोसाइटी है, दूसरी का नाम चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैनली हॉल ने एक पत्रिका भी शुरू की जो पेडागोजिकल सेमिनरी के नाम से थी, जिसमें बालक के ऊपर होने वाले सारे अध्ययनों को प्रकाशित किया जाता था। स्टैनली हॉल ने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम अडोलसेंस था, जिसमें बालक के ऊपर अध्ययन से संबंधित सामग्री प्रकाशित की गई थी। अमेरिका में सबसे पहले प्रथम बाल गृह की स्थापना हुई, जो कहां पर था? न्यूयॉर्क में था 1787 में। इंग्लैंड में जेम्स सली के द्वारा यह अध्ययन डेवलप किया गया और जेम्स सली के द्वारा संस्था बनाई गई, उसका नाम था ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडीज। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, आप बताइए मुझे फटाफट से, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में किसने बालक के ऊपर अध्ययन शुरू किया? यस, कोमेनियस ने। गुड। कोमेनियस ने किसकी स्थापना की? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। 18वीं शताब्दी में कौन कौन मुख्य व्यक्ति थे? पहला पेस्टालोजी, दूसरा थॉमस होप, तीसरा जॉन लोक। पेस्टालोजी ने 1774 में कितने साल के बालक पर अध्ययन किया? 3.5 वर्ष के बालक पर। यह अध्ययन किस पर आधारित था? बेबी बायोग्राफी पर। यह प्रथम वैज्ञानिक विवरण था क्या? यस। किसका वैज्ञानिक विवरण था? बालक का वैज्ञानिक विवरण था। 19वीं शताब्दी में यह अध्ययन कहां पहुंचा? अमेरिका। अमेरिका में बालक के ऊपर अध्ययन होने वाला बाल अध्ययन आंदोलन कब शुरू हुआ? 1893 में। किसने शुरू किया? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने कितनी संस्थाएं बनाई? 2 संस्थाएं। पहली संस्था का नाम चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, दूसरी संस्था का नाम चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। स्टैनली हॉल के द्वारा अमेरिका में बालकों पर जो पत्रिका प्रकाशित की गई उसका नाम पेडागोजिकल सेमेंड्री। स्टैनली हॉल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अडोलसेंस। स्टैनली हॉल किसके जनक हैं? बाल विकास के। बाल विकास के जनक कौन हैं? स्टैनली हॉल। सबसे पहले बाल सुधार गृह या बाल गृह कहां स्थापित हुआ? अमेरिका में। कब? 1887 में। किस शहर में? न्यूयॉर्क नामक शहर में। इंग्लैंड में बाल विकास से संबंधित अध्ययन किसने शुरू किया? जेम्स सली ने। संस्था कौन सी बनाई? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडीज। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। भारत में यह अध्ययन कब शुरू हुआ? 1930 में। यह अध्ययन किसके द्वारा शुरू किया गया? ताराबाई मोडेक के द्वारा। कब? 1930 में, 1930 में। अब आगे बात करते हैं दोस्तों बाल विकास की परिभाषाओं की और इसके बारे में कुछ दिए गए स्टेटमेंट की। तो पहला स्टेटमेंट है, पहली परिभाषा है दोस्तों,
जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर बाल मनोविज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? मानव का अध्ययन। मानव से मतलब प्रारंभिक बालक, जो मानव ही है अपने आप में। कब से कब तक दोस्तों? जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है आइजनेक का। आइजनेक क्या कहते हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है। कौन सी प्रक्रियाओं से है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है। याद रखना है, आइजनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है। तीसरा स्टेटमेंट क्रो एंड क्रो का। ये दो क्रो हैं। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो अब यहां थोड़ा गौर से देखिए, तीनों स्टेटमेंट में सबसे व्यापक और सटीक परिभाषा किसकी प्रतीत होती है? देखिए, हाँ जी, तो सबसे व्यापक और सटीक परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की। याद कैसे रखना है? देखिए, डेफिनेशंस हम दो चीजों के लिए पढ़ते हैं। पहला, परिभाषाओं में या डेफिनेशंस में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजों को समेट दिया जाता है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत ठीक से समझने के लिए अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के विचारों को हम जानते हैं परिभाषाओं के माध्यम से। पहला उद्देश्य ये, पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये। दूसरा उद्देश्य ये कि कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि यह परिभाषा किसकी है। तो एग्जाम में जो पूछने वाली परिभाषाएं हैं वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये तीनों जो डेफिनेशन है एग्जाम में यहां से पूछने की संभावना न के बराबर है, लेकिन यहां हम इन परिभाषाओं से तीन व्यक्तियों के विचार में बाल मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, जेम्स ड्रेवर ने बाल मनोविज्ञान किसे कहा? जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक। तो जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक कौन? जेम्स ड्रेवर। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया किसने कहा? आइजनेक ने कहा। जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो क्रो एंड क्रो अपने आप में ही लंबा नाम है, इसीलिए जन्म पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक की बात करते हैं। आइजनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की बात करते हैं। जेम्स ड्रेवर जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था की बात करते हैं। दोस्तों, परिभाषाओं को कभी आपको याद करना हो तो रटने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेशंस में से किसी एक वर्ड को चुनिए और उस वर्ड को उस व्यक्ति के साथ एसोसिएट कर दीजिए। अगर ये हमने जान लिया तो फिर कहीं ना कहीं हम असेस कर लेंगे कि हाँ, अमुक परिभाषा उस व्यक्ति की दी हुई है। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं के माध्यम से हमने जाना कि बाल मनोविज्ञान किस तरीके से है। अब अंत में हम बाल मनोविज्ञान को लेकर कुछ पुस्तकों को थोड़ी नजर डाल देते हैं। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को लेकर बहुत सारी पुस्तकें हमारी दुनिया में हैं, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उनमें से कुछ यहां पर हैं। देखिए, पहली पुस्तक है दोस्तों चाइल्ड इन्फेंट डेवलपमेंट। ये चाइल्ड इन्फेंट डेवलपमेंट टेन के द्वारा लिखी गई बुक है। दूसरा बुक है बायोलॉजिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट, ये डार्विन ने लिखी है फ्रेंड्स। तीसरी बुक द माइंड ऑफ अ चाइल्ड, ये प्रेयर की है। इन्फेंसी इन ह्यूमन ग्रोथ, ये गेशेल की है। गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये भी गेशेल की है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, ये जीन पियाजे की बुक है। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी जीन पियाजे की है। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ये भी जीन पियाजे की हैं। दोस्तों, इन बुक्स को लेके थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ी हेल्प करता हूं कैसे आप इनको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे यहां पर डार्विन की बुक है। डार्विन का संबंध है वंशानुक्रम से। डार्विन के कई सारे काम हैं, लेकिन वंशानुक्रम के भी सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। और वंशानुक्रम किसके साथ जुड़ा हुआ है? बायोलॉजी के साथ। तो जब बायोलॉजिकल स्केच की बात हो तो कौन व्यक्ति आ जाएंगे? डार्विन। प्रेयर
यहाँ एक ट्रिक हम लेते हैं, माइंड अगर सही है, पूरा माइंड का कंसंट्रेशन है तो प्रेयर होती है, क्योंकि बिना माइंड के प्रेयर नहीं होती, प्रार्थनाएं नहीं होती हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हम गेसेल की बात करें तो जिस बुक के लास्ट में ग्रोथ है वो गेसेल की है ना, ग्रोथ से गे, ये हम याद कर सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे। चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, जीन पियाजे। मोरल जजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जीन पियाजे। इन बुक्स को आप 2-3-4 बार पढ़ेंगे, बुक्स के नेम को, राइटर्स को, तो आसानी से याद हो जाएंगी। यह कोई बड़ा वैल्यूएबल इश्यू नहीं है, समझाने की बात भी यहां पर नहीं है, आपको 2-3 बार 4 बार समझना है, इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने आज की क्लास में तो डिस्कशन किया, एक बार फिर से फटाफट उसको समअप करते हैं और आज की क्लास का बाइंड अप करते हैं। दोस्तों, हमने आज सबसे पहले ये देखा कि हम यूनिट 1 को किस तरीके से पूरा पढ़ेंगे। यूनिट 1 के हमने 10 पार्ट्स डिवाइड किए हैं। हर पार्ट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम उस पार्ट से संबंधित क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हमने शुरू किया बाल विकास का प्रारंभ, कि बाल विकास किस तरीके से मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान बना और आगे चल के यही बाल विकास बना। फिर आगे हमने देखा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का विकास क्रम, कि कैसे सबसे पहले 17वीं शताब्दी में कम्युनिस्ट के द्वारा काम शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी में 2-3-4 लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया। 19वीं सेंचुरी में स्टैनली हॉल के द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया बाल विकास पर, और बाल विकास एक स्वतंत्र और बड़े शाखा के रूप में मनोविज्ञान के साथ विकसित हुआ, जो आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे अध्ययन का विषय बन गया। उसके बाद दोस्तों हमने जाना कि स्टैनली हॉल ने कौन सी संस्थाएं स्थापित की, कौन सी पत्रिका उन्होंने चालू की, कौन सी बुक का उन्होंने प्रकाशन किया, इंग्लैंड में यह अध्ययन किसने शुरू किया, कौन सी संस्था थी, प्रथम बाल गृह कहाँ पर स्थापित हुआ, किसने इसको, किस शहर में यह शुरू हुआ, भारत में यह अध्ययन कब शुरू हुआ, किसने प्रारंभ किया। इन सारी चीज़ों के साथ हमने बाल मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं को भी जाना, और उसके बाद लास्ट में हमने जाना दोस्तों कुछ बुक्स के नामों को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज CDP की इस सेकंड क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को जाना। आप एक बार सारी चीज़ों को घर पे तसल्ली से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ कहीं भी कोई डाउट्स हैं हम उसको अगली क्लास में ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो व्यस्त रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।